बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की एनडीए मैथमेटिक्स की क्लासेस में। लास्ट सन पर हम लोगों ने सीक्वेंसर एंड सीरीज चैप्टर को कंप्लीट किया था। एनडीए में लास्ट ईयर में जो प्रॉब्लम्स पूछी गई थी उनको डिस्कस किया था वन बाय वन। आज हम लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ कोटेशन पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सुविचार ये है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि इंतजार करना बंद करें और अपना एफर्ट स्टार्ट करें। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथमेटिक्स का टॉपिक, which is very important for the ND examination, trigonometric functions। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने क्लास 9 से स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिकली आपको बताया जाता था कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की उस ब्रांच में स्टडी करी जाती है जिसमें ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ऐसा कुछ पढ़ा था ना आप लोगों ने कि ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रागोनॉन एंड मेट्रॉन, है ना। तो उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट कैन वी यूज विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई सबसे पहला इसका एप्लीकेशन ये है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की या किसी भी फिगर की हाइट निकालने के लिए वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आपके सामने एक ये ताजमहल बना हुआ है एंड वी वांट टू फाइंड इट्स हाइट, तो इसके लिए वी कैन यूज दी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका। आइलैंड अगर बेटा बहुत दूर है और उस आइलैंड की हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है, और बीच में दो आदमी खड़े हैं जिनके बीच की डिस्टेंस पता है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड आउट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द शोर। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। फिर देखो बेटा, किसी माउंटेन की हाइट निकालने के लिए वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, किसी की हाइट नापने के लिए आपके मन में आया होगा कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए एक 30 डिग्री या 35 डिग्री बन रहा है, तो ये मेजरमेंट कैसे किया गया है। तो बेटा इसके लिए हम लोग एक एपरेटर्स यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्लाइनोमीटर। क्लाइनोमीटर आप अपने घर में भी बना सकते हैं और उसकी हेल्प से वी कैन फाइंड आउट दी एंगल। ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है कि इसमें एक छोटी सी सींक लगा लेते हैं, जिसमें जैसे स्ट्रॉ देखा आप लोगों ने, जिसे पेप्सी वगैरह पी जाती है, और उसके ऊपर ये आपका प्रोटेक्टर बांध के वी कैन फाइंड आउट इट्स हाइट। इसके बारे में डिटेल स्टडी करिएगा कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ क्लाइनोमीटर और इसको मैं कैसे हम बेटा कुछ और भी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री का यूज वीडियो गेम्स में बहुत होता है, आपको पता होगा कैसे। मारियो खेल खेला है ना, तो मारियो में जो आप ए और बी बटन दबाते थे, उसके बाद में जो उसमें जो मारियो होता था वो कैसे कूदता था, किस एंगल से कूदता था, तो उसकी सेटिंग वीडियो गेम में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हुई है। ट्रिग्नोमेट्री इन कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि भाई पुल जो भी बनते हैं तो उसकी हाइट मेजर करने के लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री इन फ्लाइट इंजीनियरिंग। फ्लाइट इंजीनियरिंग में तो आप जानते ही हो कि फ्लाइट बेटा जो ऊपर उड़ रही होती है तो किस एंगल के ऊपर उसको उसके जो विंग्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, कैसे उतरेंगे, इसका बेटा हम लोग यूज ट्रिग्नोमेट्री के ही हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में भी यूज होती है, ये तो आपको पता है। साइन कर्व जो है वो आपके साउंड वेव्स, बहुत सारी फील्ड्स हैं उसमें यूज होता है फिजिक्स में। क्रिमिनोलॉजी में यूज होता है, क्रिमिनल की स्टडीज करने में कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज, इसको आप लोग पढ़िएगा। मरीन बायोलॉजी जो है जिसमें डॉल्फिन वगैरह की जो स्टडी होती है तो इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। मरीन इंजीनियरिंग में होता है। और ट्रिग्नोमेट्री यूज इन नेविगेशन। आपको पता है कि जो भी आप लोगों ने गूगल मैप यूज करते होंगे तो उसमें जो नेविगेशन आप देखते हैं कि किस सर्टेन टाइम में इतना एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो आपको दिखाता है, तो उसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात हम लोग करने जा रहे हैं अबाउट दी एंगल। व्हाट इज एंगल? तो एंगल एक्चुअली में आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी हुई हैं। वन, एंगल इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में एंगल बेटा क्या होता था कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर मीट करती थी तो हम लोग बोलते थे ये बीच में दे आर फॉर्मिंग एन एंगल। तो इसमें बेटा दो चीजें होती थी, एक आपकी साइड होती थी और जहां पर दोनों कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है जो डार्क एंड दिखाई पड़ रहा है इट इज थीटा। ठीक है, फिर लेकिन बेटा ये जो इसमें एंगल की बात होती थी तो उसमें क्या होता था कि एंगल जो होते थे वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ही डिफाइन किए गए थे इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो 0 डिग्री जो था वो जीरो एंगल कहलाता था आपका। 90 डिग्री राइट एंगल, कोई एंगल लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल, मोर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज एंगल, 180 है तो स्ट्रेट एंगल, मोर देन 180 है तो रिफ्लेक्स एंगल, और इक्वल टू 360 है तो एक कंप्लीट एंगल कहलाता था। शायद आपको ध्यान होगा ये चीजें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन 373 डिग्री का एंगल बना रही है या 390 का बना रही है तो आप कहोगे भाई ये ज्योमेट्री में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एकदम सही कह रहे हो आप लोग। तो होता क्या है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम लोगों ने एंगल के जो डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड किया। हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एंगल डिस्क्राइब किए। बेटा क्या होता है इसमें कि इसमें एक आपकी इनिशियल साइड बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप लोग। इसी से ही हम लोग रोटेशन के कंसेप्ट से एंगल को डिस्क्राइब करेंगे। तो जो आपकी क्लॉक ऐसे घूमती है तो क्लॉकवाइज एंगल जो होंगे उनका मेजरमेंट नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एंगल जो है वो किसी भी मेजर के हो सकते हैं। इसमें बेटा कंसेप्ट क्या होता है कि ये एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 का होता है। अगर मान लीजिए दूसरा रोटेशन शुरू हो जाए तो वो मोर देन 360 हो जाएगा। 3 रोटेशन हो जाए तो 3 × 360 हो जाएगा एंड सो ऑन। जो क्लॉकवाइज बेटा एंगल देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एंगल जो बना हुआ है ये आपका नेगेटिव एंगल है। ठीक है, और ये आपका वर्टेक्स है, आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग एंगल्स कहते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर सुन लो, क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होंगे विद पॉजिटिव मेजरमेंट होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए बेटा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे आपकी इनिशियल लाइन ये दी हुई है उस इनिशियल लाइन के हिसाब से वी विल डिस्क्राइब दी मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स। बच्चों इस फिगर में आप लोग देखिए कि ये जो एंगल बने हुए हैं ये पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें जो रोटेशन अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है। तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि सबसे पहला जो एंगल बना हुआ है
वो आपका 0 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री। 30 डिग्री माने एक्स एक्सिस से एबव हम लोगों ने 30 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 और 390। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंगल कैसा होगा, तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका रोटेशन है वो कैसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान देखिए, रोटेशन है वो नीचे की ओर हो रहा है। तो ये एंगल कैसे हो रहा है बेटा, नेगेटिव एंगल। अगर नीचे की ओर इस तरीके से देखिए हो रहा है, ये देखिए ये -180 डिग्री है, ये -360 है, -270 है, और ये -390। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंगल्स। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री यूज होंगे, मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स से आप लोग भली भांति परिचित है कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गई, ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट हो गई, ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट हो गई, और ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गई। ठीक है ना बेटा, हम लोग फिर आगे बात करने जा रहे हैं। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी मैं तुमसे कहूं कि इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर हो और टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, मतलब इनिशियल साइड ऑन दी एक्स एक्सिस हो और वर्टेक्स इसका ओरिजिन के ऊपर हो, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बेटा, बात को आगे बढ़ा जा रहे हैं। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, बहुत सिंपल सी बात है। क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, तो सिंपली समझ लो कि जो टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगी वो उसका क्वाड्रेंट होगा। जैसे आप देखिए कि इसका जो पहली फिगर बनी हुई है, इस फिगर में टर्मिनल साइड जो है, जो टर्मिनल आर्म है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो आप लोग क्या कहोगे कि जो 135 डिग्री एंगल है, ये एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पे नोटेशंस दिए हुए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोई भी जो एंगल है, मान लीजिए थीटा है, वो क्या होगा बेटा, 0 और 90 के बीच लाई करेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 और 270 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 245 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सिंपली आप कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा और 270 से कम एंगल्स होते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों इसमें, सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। बच्चों जो आपको ये बताया जा रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही बेसिक है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जो बेसिक चीज़ें जो कंसेप्ट हैं वो अगर क्लियर नहीं होते हैं ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो ऐसा करना है कि ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो अच्छे से हो जाए, तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई क्वाड्रेंट ऑफ ए एंगल क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा कर ली है। फिर बेटा नेक्स्ट आने जा रहा है क्वाड्रेंटल एंगल। बेटा क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे जो कि जिनकी टर्मिनल जो साइड है, टर्मिनल आर्म है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करे। जैसे मान लो बेटा ये क्या तुम्हारा, देखो एक कोऑर्डिनेटल एंगल इधर हो सकता है, देखो ये इधर है, या इसको इधर ही तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इधर हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एंगल क्या होते हैं कि एंगल हुज टर्मिनल साइड lies on the coordinate axis is known as quadrantal angles। तो बेटा quadrantal angles कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, -90, 180, -180 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बेटा, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ा रहे हैं। को टर्मिनल एंगल्स, यहाँ पर एक आप हेडिंग्स आपके सामने स्क्रीन पर है। को टर्मिनल एंगल्स बेटा क्या होते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल हम किसी भी मेजर का डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कोटर्मिनल एंगल क्या होते हैं, उन एंगल्स को हम लोग कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं कि जिनकी टर्मिनल साइड जो है वो क्या हो, कॉन्साइड कर जाए।
तो आप जरा देखो फिगर में देख रहे होगे कि एक एंगल 30 डिग्री का बना हुआ है, और जब इसको हमने दोबारा क्लॉकवाइज सेंस में मूव किया तो -330 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री एंगल बनाइए या -330 डिग्री एंगल बनाइए, यू विल गेट द सेम टर्मिनल साइड। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए बेटा? तो आप कहोगे ये दोनों एंगल जो है आपके वो को टर्मिनल एंगल्स हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देखिए, ठीक है ना, ये बेटा आपका देखिए, ये देखिए, और एक आपका ये देखिए। इसे देखो बेटा, इसने मान लो 45 डिग्री बनाया, तो 45 डिग्री इसको टर्मिनल विथ -315 आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इज आल्सो को टर्मिनल विथ 405। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बेटा अगर किसी एंगल में हम लोग बात करें कि कोई एंगल जो है आपका 15 डिग्री है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें को टर्मिनल एंगल को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा मैंने कहा कि 15 डिग्री का एक एंगल है, तो इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा? तो आप इसमें 360 डिग्री ऐड कर दीजिए या 360 डिग्री इसमें माइनस कर दीजिए। बेटा 360 डिग्री जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 375। तो 375 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा? वो इसका को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए फिगर में 45 डिग्री बना हुआ है, 45 डिग्री में अगर हम 360 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बेटा? 405 डिग्री आ गया, इज को टर्मिनल विथ 45 डिग्री। अगेन if we are subtracting 360 from 45 degree, so we are getting -315 is again a co-terminal angle with 45 degree। बात समझ में आ गई? तो को-टर्मिनल एंगल ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनका डिफरेंस जो है वो 360 या 360 का मल्टीपल हो, विल सेट टू बी को-टर्मिनल एंगल्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये सिंपल पार्ट। अब जरा देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एंगल के बारे में ढेर सारी बात करी है, तो एंगल के जो कन्वेंशंस होते हैं, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, अब हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले एंगल के मेजरमेंट के बेसिकली 3 सिस्टम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, लेकिन अब उनमें से एक सिस्टम को थोड़ा सा महत्ता कम दी गई है, तो बेसिकली 2 सिस्टम को हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आता है आपके सामने, दिस इज इंग्लिश और सेक्साडेसिमल सिस्टम। बेटा इनमें सिस्टम में सबकी खास बात यह है कि सब में एक सर्किल के 4 इक्वल पार्ट किए गए और एक पार्ट को इन्होंने 1 राइट एंगल बोला। और अगर सर्किल ऐसा बेटा है कि इसका यूनिट सर्किल का मतलब इसकी रेडियस 1 यूनिट है, आर बराबर 1 है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इस सिस्टम में जो आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इन्होंने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट जो है उसको बोला गया 90 डिग्री। दूसरी बात बेटा क्या हो गई कि हर एक डिग्री को इन्होंने 60 पार्ट में डिवाइड किया, ये हो गया 60 मिनट, और हर एक मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया, ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम क्या होता है बेटा, या जिसे फ्रेंच सिस्टम बोलते थे, इसमें क्या करते थे बेटा कि एक राइट एंगल को इन्होंने 100 पार्ट में बांटा था, और एक राइट एंगल जो होता था वो 100 ग्रेड के बराबर होता था। एक ग्रेड में 100 मिनट होते थे और एक मिनट में 100 सेंटेसिमल सेकंड्स होते थे। सेंटेसिमल सिस्टम में सेंटी का मतलब आप समझ लीजिए 100 से ही होता है, तो इसमें इन्होंने एंगल और आपकी जो मिनट है उसको 100 से ही डिस्क्राइब किया। बेटा सबसे लास्ट में आता है आपका सर्कुलर सिस्टम।
सर्कुलर सिस्टम क्या होता है बेटा, इसमें एक्चुअली में सर्किल और उसकी रेडियस के हिसाब से ही एंगल को डिस्क्राइब किया गया। इसमें बेटा ये बोला गया कि अगर रेडियस 1 यूनिट है तो उस कंडीशन में ये जो एक राइट एंगल होगा वो π/2 रेडियन। यहां पर रेडियन जो है ये एक यूनिट यूज करी जाती है, और आपको पता है कि जो बेस यूनिट्स होती हैं और दो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं उनमें रेडियन और स्टेरेडियन दोनों ही आते हैं। तो जो सर्कुलर सिस्टम है इसमें ये रेडियन में नापा जाता है इसमें एंगल, और एक राइट एंगल जो है वो π/2 रेडियन के बराबर होता है। तो बच्चों को हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी रिलेशन बिटवीन दीज थ्री सिस्टम्स। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको फटाफट यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। हम लोगों ने हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिग्री थी, इसमें हम लोगों ने दिखाया था कि बेटा ये देखिए कि यहाँ पर एक राइट एंगल को 90 डिग्री बना, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड्स यूज हुए। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम में क्या था, ये आपके सामने जो एक स्पेशल टाइप का प्रोट्रैक्टर बना हुआ है आप देख रहे होंगे कि इसमें टोटल 200 पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो आपका प्रोटेक्टर है ये आपको ग्रेड सिस्टम में एंगल को मेजरमेंट करना दिखाता है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट रेडियन होती है, और जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये राइट एंगल जो है वो π/2 रेडियन के बराबर होता है। बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियन। देखो बेटा इसमें क्या होता है कि अभी आपने देखा कि डिग्री जो है उसमें राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ग्रेड सिस्टम में 100 इक्वल पार्ट्स में, और सर्कुलर सिस्टम में π/2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। आपको याद है ना? तो बात यही आती है कि अगर मैं इनसे रिलेशन पूछना चाहूं तो आप क्या कहोगे, आपके सामने बना हुआ है कि डिग्री के 90 पार्ट, ग्रेड के 100 पार्ट और सर्कुलर के π/2, नीचे 2 होगा तो ऊपर चला जाएगा 2c/π के बराबर हो जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो बेटा कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है तो आप कहोगे एक रेडियन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जो स्लाइड है इसमें दिया हुआ है कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं और उनका रेडियन मेजर है। तो देखो बेटा क्या कहते हैं कि अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको रेडियन में बदलना है, तो सिंपली क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं तुमसे कहूँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कितना होगा, 0 इंटू π/, ये 0 डाल दो यहाँ पे, इतना रेडियन, मतलब 0 रेडियन, मतलब 0 डिग्री और 0 रेडियन दोनों आपस में बराबर होते हैं। फिर मान लो वी want to convert 30 डिग्री into रेडियन, सिंपली व्हाट विल यू डू, सिंपली 30 डिग्री की जगह पर हम लोग 5/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोगों को ये जो एंगल है वो डिग्री में रेडियन मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, π/6 रेडियन। ठीक है ना, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 120 डिग्री लिखा हुआ है, हाउ कैन यू राइट 120 डिग्री इन रेडियन, तो सिंपली 120 कितना होगा बेटा, 120 इंटू π/180, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2π/3 रेडियन। तो ये जो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, प्लीज लर्न ईच स्टैंडर्ड एंगल, इनको डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि बट अगर मैं 75 डिग्री बोलूं तो वो कितना हो जाएगा, 5π/12 हो जाएगा, 90 डिग्री π/2, 180 पाई, 273 π/2 एंड 360 is 2π। गॉट इट?
अब जरा मैं कुछ क्वेश्चन बात करने जा रहा हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। पहला बेटा क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, 36 सेकंड लिखा हुआ है। तो देखो बेटा 30 डिग्री ऐसे लिखा नहीं दिया, 45 मिनट का मतलब 45/60 डिग्री, और 36 सेकंड का मतलब 36/3600 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब जरा देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, 3/4 और 1/100, मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री, 0.75 और 0.001, फाइनली कितना हो जाएगा, 30.751 डिग्री। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपने आप करिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। बेटा कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, तो आपके सामने लिखा हुआ है 30.6 डिग्री। बेटा इसमें तो 30 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री प्लस 0.6 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 36 मिनट्स। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, देखिए क्या किया जाए। 40 डिग्री 20 मिनट लिखा है, बेटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 120 प्लस 1/3 डिग्री, मतलब 121/3 डिग्री हो गया। मैंने बताया था डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 180 पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन हो जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई, फाइनली आपके सामने बेटा ये आ जाएगा 121π/540 रेडियन के लिए हम लोग सिंपल साइन ऊपर सी लगा देते हैं। और बच्चों अगर कोई भी एंगल विदाउट यूनिट लिखा हुआ है तो वो एंगल जो है, आप ये जान लीजिए कि उस एंगल को हम लोग रेडियन में दिया हुआ है, वो उसमें नाप रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। सिंपल बात है बेटा, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके सामने क्या लिखा, 4π/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, सिंपली पाई रेडियन में दिया हुआ है, तो बेटा इसमें क्या करना होगा, इसमें सिंपली हम लोग 4π/3 लिखा हुआ है, तो 4π/3 इंटू 180/पाई कर देंगे, तो ये गिवन एंगल जो है वो डिग्री में बदल जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 आ गया, मतलब ये हो गया 240 डिग्री। फिर बेटा ये 6 रेडियन लिखा हुआ है, तो 6 रेडियन मतलब कितना हो गया, 6 इंटू
ठीक है, अब ज्यादा तो सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो, 6 इंटू 180 अपॉन पाई इक्वल टू 22/7, इतने डिग्री आ जाएगा। और इसको आप क्या करिए, सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए और यू विल गेट द आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? बट अगली प्रॉब्लम आपके सामने जो है वो ये कह रही है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/5। ट्रायंगल राइट एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि दो एंगल, अगर एक एंगल ए है और दूसरा एंगल आपका बी है, तो पहली बात है कि बेटा ए प्लस बी π/2 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस 2/5 दिया हुआ है, मतलब ए माइनस बी जो है वो 2π/5 दिया हुआ है। अब क्या करना है बेटा इसमें, जरा देखिए बेटा, यहां पर दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 2a आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, π/2 में 2π/5 जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा भाई, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, देखिएगा आपको, 2a इक्वल्स टू 5 और 4 9π/10, मतलब फाइनली 20 आ जाएगा ए की वैल्यू। नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, तो मैं ए को निकाल रहा हूं, बी अपने आप निकाल लीजिएगा। सीधे 9π/20 को 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री बन जाएगा। पाई पाई कैंसिल हो गया, 9 हो गया, 81 डिग्री हो गया। तो बेटा एक 81 हो जाएगा, दूसरा ऑब्वियसली 9 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है बेटा, राइट एंगल, तो तीसरा अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं, तो आप आंसर भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो गिवन है आपके सामने, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनको जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 720 पर कितना होगा। ऑप्शन 4 दिए हैं, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 100 डिग्री, और इसमें बोला जा रहा है कि नन ऑफ दीज। आपको पता होना चाहिए कि जो 12 और 1, अगर मैं तुमसे कहूं कि टोटल अगर 12 से हम लोग मूवमेंट करना शुरू करें तो इसमें टोटल कितने पार्ट होते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे टोटल 12 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और 12 पार्ट में कितना एंगल मूव कर रहा है, 360 डिग्री, है ना। तो एक पार्ट बेटा कितना हो जाएगा, मतलब 12 से एक का पार्ट कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं तुमसे कहूं 360 अपॉन में 12, कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री, मतलब 12 से एक हो गया 30, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, तो 12 से एक अगर मैं बात करूं तो मिनट कितने हुए बेटा, 5 मिनट। तो 5 मिनट में जो है वो 30 डिग्री से एक मिनट कितना हो गया, एक मिनट बराबर हो गया 6 डिग्री इन क्लॉक। ठीक है, अच्छा, तो अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 7:20 के ऊपर कितना एंगल होगा, तो आपको सीधे दिखाई पड़ेगा भाई ये 4 और 5 के बीच 30, 30 60 और 30 90, तो फट से इसका आंसर 90 डिग्री लिखना चाहिए। तो 90 सही है क्या, गलत, 90 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई, क्योंकि जब ये 7:20 हो रहा होगा तो ये जो सुई आपको छोटी वाली है ये एग्जैक्ट 7 पर नहीं दिखाई पड़ रही है। आप देखो 7 पर ये नहीं है, कुछ इसने एक्स्ट्रा मूव कर लिया है। तो एक्स्ट्रा मूवमेंट क्यों हुआ भाई, तो आप कहोगे एक्स्ट्रा मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से हुआ बेटा, आर हैंड के ऊपर की वजह से। आपको पता है कि अगर आर हैंड जो है 360 डिग्री घूमेगी तो जो आर हैंड है वो सिर्फ 30 डिग्री घूमती, पता नहीं पता है। जैसे मान लो यहाँ पे सुई बड़ी वाली होती, ये पूरा चक्कर लगा लेती,
तो छोटी सुई एक ही घंटा तो घूमती ना, 1 घंटा बोलती। तो अगर बड़ी सुई 360 मूव कर रही है तो कितना मूव कर रही है, 30 डिग्री। अब जरा देखो बेटा यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा एंगल मूव करी है इतना, तो इस जितना ये मूव करेगी उससे करस्पॉन्डिंग छोटी सुई भी मूव करेगी। तो अगर हम ये एक्स्ट्रा एंगल निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। तो 360 पे 30 डिग्री से 1 डिग्री कितना होगा, 30/360। इसका मतलब बेटा अगर हम लोग बात करें, देखो 1 2 3 4, मतलब 4 खाने, मतलब 3 × 4 माने 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मूव करेगी, तो आर हैंड कितना मूव करेगी, 30/360 इंटू 120, ये आ जाएगा 10 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल बेटा है कितना, उसने 10 डिग्री एक्स्ट्रा मूव किया है। तो फाइनली अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहोगे 90 + 10 मतलब 100 डिग्री। तो 7:20 के ऊपर जो सुई है उनके बीच में 100 डिग्री का एंगल होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इस फिगर को देखिए और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुझे सर समझ में आ गया था। तो 3:30 पर एंगल इतना होगा। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30 कितना होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, एनी कंफ्यूजन? इसका आंसर फटाफट मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का कि आप लोगों ने कितना आंसर निकाला है इसका। बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द पॉलीगन्स। पॉलीगन आपको पता है कि कोई भी फिगर बाउंडेड हो जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो विल बी रिफर्ड एज पॉलीगन। तो पॉलीगन के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पे आपके सामने हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब जरा देखिए इसमें कितना सिंपली बात बोली गई है कि अगर हम लोग ये बात करें कि ट्रायंगल के बारे में बात करें तो इंटीरियर एंगल सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे n की वैल्यू हो गई इसमें 3, तो n-2 माने 3-2 मतलब 1 इंटू 180 माने 180 डिग्री हो गया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड, 4 - 2 2, 1 इंटू में 360 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरह n साइडेड के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। फिर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। बेटा रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी साइडें आपस में लेंथ इक्वल हो। तो अगर कोई भी रेगुलर फिगर है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसका ईच इंटीरियर एंगल जो होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n-2/n इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब बेटा ये 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो 3 साइडेड है, माने इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात करें तो 3-2 हो गया 1/3 इंटू 180, मतलब कितना हो गया बेटा, ये 60 डिग्री हो गया। फिर अगर मैं तुमसे कहूं कि क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड है और रेगुलर है, तो 4-2 मतलब 2, 2/4 मतलब 2 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में 90 डिग्री, ठीक है ना। अब फिर है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। बेटा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये 360/n ही होता है, इसको आप इजीली प्रूव भी कर सकते हो। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड बराबर 360/n। जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल एंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 120, क्योंकि 360/3 मतलब 120 हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा, 360/4 मतलब कितना हो जाएगा भाई, 4 साइड का 90 डिग्री, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। पॉलीगन के बारे में बात हो चुकी है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है कि द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट इन अनदर आर इन द रेशियो 3:2. Also the number of sides in first is twice that in second. The sides of polygon are, options are 18 and 9, 12 and 6, 8 and 4, none of these. देखो बेटा क्या करा जाए कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये मान लिया कि एक पहला पॉलीगन है वो P1 है और दूसरा पॉलीगन है P2, नाम दे दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि
पॉलीगन P2 में अगर n साइड है तो पॉलीगन P1 में 2n साइड है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट इन अनदर आर इन द रेशियो 3:2। बेटा यहाँ पर जो एंगल का मतलब है वो एक्चुअल में क्वेश्चन को थोड़ा सा और आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें दिखाई पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों पॉलीगन के, उनमें रेशियो 3:2 दिया है। तो आपको फार्मूला बताना है बेटा। फार्मूला क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 upon n into 180 डिग्री। तो अब पहले वाले बेटा पॉलीगन जिसमें 2n साइड दी हुई है, तो इसका नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, जो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2n-2 अपॉन 2n इंटू 180 डिग्री। बेटा दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे? दूसरे वाले में तो n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। और बच्चों दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है? दोनों की वैल्यू जो दी है वो 2/1 दी है। तो n से n कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना आ गया? इधर 2 कॉमन ले लो, कॉमन हो किससे कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास में आ गया n-1 अपॉन n-2। बेटा ये 3/2 दिया हुआ, 3:2 का रेशियो दिया हुआ। इक्वल टू कितना आ गया? 3/2। जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2n-2 इज इक्वल टू 3n-6। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा बेटा? इससे आ जाएगा n इज इक्वल टू 4 आ गया। तो बेटा अगर n की वैल्यू 4 आ गई तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो 8 और 4 में कौन सा ऑप्शन सही है? आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब देखिए अगला सवाल क्या दिया आपके सामने। अगला सवाल दिया हुआ है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 5:4 and the difference between their interior angles is 9 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन आर इतना। तो ठीक है बेटा, देखो मैंने मान लिया कि पहला पॉलीगन P1 अगेन मान लिया, दूसरा पॉलीगन P2 मान लिया। अब क्या कह रहा है? नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 5:4। तो बेटा एक को हमने 5n मान लिया और दूसरे साइड में 4n मान लिया, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल, तो बेटा इंटीरियर एंगल क्या होगा? पहले में होगा 5n-2 अपॉन 5n इंटू 180 डिग्री। ठीक है ना, और माइनस क्या हुआ? 4n-2 अपॉन 4n इंटू 180 डिग्री। बेटा डिफरेंस की बात कर रहा है तो मॉड लगा दो, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा भाई? इसमें आप देख रहे हैं कि 180 अपॉन n कॉमन आ गया बाहर, n पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली कितना बचेगा? 5n-2 माइनस 4n+2 इक्वल टू 9 डिग्री हो गया। 5n में से 4n गया, हो गया n। यहाँ पे लिखना तो भूल ही गए हम, 5 और ये आपका 4 और यहाँ पर ये माइनस लिखा हुआ है अभी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9n, ये 9 से इसको काट दो 20। तो ऐसे कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ गई? n इक्वल्स टू आ गया 20, मॉड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लें बेटा, ये हो जाएगा 20n माइनस 8 माइनस 20n और ये माइनस प्लस हो जाएगा +10 और अपॉन में 20। ठीक है, ये 22 कैंसिल हो गया, तो फाइनली तो हमारे कितना आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा n इक्वल्स टू
यहाँ पे कितना आ गया बेटा, पूरा 20 कैंसिल हो गया था, 20n से 20 कैंसिल हो गया, और 10 में से 8 गया 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब पॉलीगन P1 में कह रहा है नंबर ऑफ साइड, तो पहले पॉलीगन में बेटा 5n है, तो 5n का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू होगी 2, तो 2 5 टू द 10 हो गया, और 4n का मतलब 8 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को तो नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा इतना आई थिंक समझ में आ गया हो क्वेश्चन आप लोगों को। देखो बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP and the number of radians in the least angle is to the number of degrees in the mean angle as 1 is to 120. Find the angles in radians. तो देखो बेटा जब भी कभी एंगल आपको पता है, आप लोगों ने AP से पहले पढ़ी थी, तो ये मान लीजिए कि a माइनस डी, a और a प्लस डी एंगल्स जो हैं वो AP में है। ये तो AP होता है ना बेटा, 3 एंगल मान लिए। अब तुम्हें पता है कि इनका सम कितना होगा, पाई रेडियन बराबर होगी, मैंने एंगल रेडियन में माने हैं, तो इनका सम कितना होगा, तुम कहोगे a माइनस डी प्लस ए की जगह पाई। मतलब मैं अगर आपसे कहूं ए कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। मैंने कहा था अगर कभी भी एंगल के ऊपर कोई भी यूनिट नहीं लगी है तो एंगल रेडियन में माने जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा इसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेडियन इन द लीस्ट। तो रेडियन इन द लीस्ट, लीस्ट माने बेटा क्या होगा, ए माइनस डी होगा। तो इसमें रेडियन कितने होंगे, तो रेडियन का मतलब 1 इंटू तो पाई बाई 3 है माइनस डी, और नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल, नंबर ऑफ डिग्री इन द मीन एंगल कितने हैं, तो आप कहोगे 60, क्योंकि पाई बाई मतलब मीन क्या है, मीन है ए, तो ए में ए का मतलब पाई बाई 3 रेडियन, इसमें डिग्री कितनी हो जाएंगी 60, इनका रेशियो 1/120 लिखा है, ये कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई बाई 3 माइनस 2d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो इससे बेटा में क्या मिल जाएगा, थोड़ा शिफ्ट कर लेने इसको, इससे हम लोगों को मिल जाएगा d इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 3/6 मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला बेटा एंगल कितना हो गया, पहला एंगल ए माइनस जी, ए माइनस जी का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई माइनस 3/6। दूसरा एंगल बेटा ए है, ए की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, और तीसरा एंगल कितना हो जाएगा ए प्लस जी, ए प्लस जी माने पाई बाई 3 में 2 पाई माइनस 3/6 जोड़ दीजिए, ये भाई कितना हो जाएगा आपको देखिए, तो आप देखेंगे तो जब इसमें 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 3/6 मतलब 1/2, ये आएगा 1/2 पाई बाई 3, और जब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लिया तो 2 पाई और 2 पाई 4 पाई माइनस 3, मतलब इसको लिख सकते हो 2 पाई भाई, इसका मतलब ये इसको ही लिख सकते हो बेटा, अगर बाइफरकेट कर दोगे इसको तो 2 पाई बाई 3 माइनस 1/2, तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में बेटा आ गया आप लोगों को? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ बताना चाह रहे हैं, सम यूजफुल टर्म्स आपके सामने लिखे हैं। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है बेटा कि कोई भी कॉर्ड है आपकी, जैसे मान लीजिए, ठीक है, और वो कॉर्ड जो है इसमें 3 चीजें होती हैं, देख लीजिए कि एक होता है वर्ड यूज होता है आर्क, ये सर्किल बना हुआ है, इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, ये कहलाएगा आपका आर्क, ये कहलाता है आपकी कॉर्ड, और ये आपकी है रेडियस। ठीक है, और रेडियस और इस कॉर्ड के बीच का जो पार्ट होता है इस तरीके का,
तो ये इसने क्या किया, सर्किल को दो पार्ट डिवाइड कर दिया, ये एक सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट ये हो गया। तो ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। और ये ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पूरा पोर्शन जो बेटा ये वाला पोर्शन जैसे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका सेक्टर ऑफ द सर्किल। मतलब ये जैसे ये सर्किल बना हुआ है, तो ये पार्ट जो है आपका ऐसे, तो ये स्मॉल सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो ये जो सेक्टर एक एंगल बना रहा है सेंटर के ऊपर, दिस एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। तो लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एंगल हुज वर्टेक्स इज सेम एज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड हुज साइड पास थ्रू अ पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो थीटा से बेटा यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो लेंथ है सेक्टर से बनने, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। तो हम लोग इसमें फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं आगे कि आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। देखो बेटा, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं आपके सामने, तो उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आपका रिजल्ट है वो ये है, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर कोई सर्किल बना हुआ है और ये इसका रेडियस, ये सेंटर, और ये आर्क लेंथ एल है और ये एंगल थीटा रेडियन में नापा जा रहा है, तो एल आर और थीटा में रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए इसमें कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखो बेटा, जब 2 पाई रेडियन एंगल है, सेंट्रल एंगल, तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क होती है 2 पाई आर। तो एक रेडियन होने पर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई रेडियन। तो जब लेंथ, सॉरी रेडियन ना, और जब थीटा रेडियन होगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 आर इंटू थीटा। और बेटा ये लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा एल इज इक्वल टू 2 पाई कैंसिल हो गया, आर थीटा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब तुम्हारा क्या होगा, इसका एरिया। तो इसका एरिया का जो बेटा फार्मूला होता है वो होता है 1/2 एल आर। एल आर का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल, आर मीन्स रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं थीटा बोलूं तो एल की वैल्यू आर थीटा होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब आपको पता है, ये सर्किल बना हुआ है और ये एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो ये एक माइनर सेगमेंट और ये आपका मेजर सेगमेंट है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो वी विल हैव द आंसर। और आपको पता है बेटा कि अगर मैं तुमसे कहूँ इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये आर है, ये आर है, तो एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला को पता नहीं पता है? हाँ, ये ट्रायंगल में बेटा जो ट्रायंगल होता है उसमें ये एरिया का फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा फाइनली, तो आप कहोगे एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो हाफ आर स्क्वायर थीटा में से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर दीजिए, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों ये फार्मूला होता है जब थीटा रेडियन में नापा जा रहा है। अगर थीटा जो है वो रेडियन में ना लेके डिग्री में ले लिया जाए तो जो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा शीट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल जो है वो डिग्री में नापा जा रहा है, तो उस कंडीशन पे होगा। और जो एल बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, इट विल बी पाई आर थीटा अपॉन 180 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं इसके ऊपर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल एंड आर्क लेंथ। तो ये कह रहा था मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर
मैं एक फटाफट सर्किल बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया इसमें, एक ये कह रहा था मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेटा मिनट हैंड तुम्हारी ये हो गई, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि बेटा एक मिनट बराबर सॉरी 6 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 20 मिनट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 20 मिनट कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया 120 इंटू पाई अपॉन 180। थोड़ा तो शिफ्ट करना पड़ेगा ये, 120 पाई अपॉन 180 मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो पूछ रहा है कि घड़ी कितना मूव करेगी, मींस वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो एल बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, एल बराबर होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। कब, जबकि थीटा डिग्री में नापा जा रहा हो, और एल बराबर आर थीटा होता है व्हेन थीटा मेजर्ड इन रेडियन। तो बेटा ये फार्मूला फटाफट यूज कर लेते हैं, एल बराबर आर थीटा। तो एल कितना हो जाएगा, आप कहोगे एल इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी बेटा, इसमें आर की वैल्यू जो है इसके 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और थीटा कितना है तुम्हारा, थीटा तुम्हारा दिया हुआ है 2 पाई बाई 3। तो कितना हो जाएगा भाई 20 पाई बाई 3 रेडियन। तो 20 पाई बाई 3 रेडियन सेंटीमीटर लेंथ है ना, ये इतने सेंटीमीटर। तो फाइनली कितना आ गया तुम्हारा, ये आंसर आ गया 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो रेडियाई का रेशियो क्या होगा बेटा, ये मैं निकालना है। तो क्या करना होगा इसमें, देखिए तो सेम लेंथ दी हुई है मतलब L1, मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ इसको बेटा। क्वेश्चन में L1 बराबर L2 दिया है, मतलब पाई R1 थीटा 1 अपॉन 180 डिग्री में है, और पाई R2 थीटा 2 अपॉन 180 डिग्री बराबर है। ये तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ टू सर्कल्स अपने 60 डिग्री 75 डिग्री रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है। ठीक है, तो 60 और 75 दिया बेटा यहाँ पे, तो पहले 180 से 180 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 75 है, थीटा 1 60 है, मतलब रेशियो ऑफ रेडियाई जो हो गया वो 5:4 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ नोटिस दैट एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवरहेड सबटेंड एन एंगल ऑफ 27 मिनट। देखो भाई ये तुम्हारा एक एरोप्लेन बना हुआ है मान लीजिए, सीधा सीधा, और एक आदमी खड़ा हुआ है नीचे। ये क्या कर रहा है, इसने देखा जो इसके ऊपर सेट के ऊपर है एन एंगल ऑफ 27 मिनट, ये एंगल जो है वो 27 मिनट है। तो 27 मिनट का मतलब कितना हो गया 27 अपॉन 60 डिग्री हो गया। अब क्या कहा जा रहा है आपसे, इफ द लेंथ ऑफ द एरोप्लेन इज 118 फीट, मतलब ये 118 दिया हुआ है, देन इट्स अल्टीट्यूड इन 1000 फीट। देखो बेटा अल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे ही तो हुआ, ये अल्टीट्यूड हो गया, हमें इसकी अल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, इसको एच मान ले रहे हैं। देखो एक बात समझ लो बेटा, अगर हम किसी सर्किल का, एक सर्किल है, और अगर सेंटर से इसका बहुत छोटा सा हम लोग पार्ट लें, बहुत छोटा एंगल लें, तो आप देखोगे कि ये जो है वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। तो देखो ये जो 27 मिनट एंगल है बहुत छोटा सा एंगल है। तो छोटा सा एंगल का मतलब क्या, अगर मैं इसको एक कंप्लीट सर्किल बना दूं,
इस कंडीशन में, तो ये लेंथ होगी और ये लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होगी, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, हवाई जहाज बेटा दूर से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है ना, तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी और हाइट आपस में अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, और जो रेडियस ऑफ द सर्किल होगी इट विल ऑलमोस्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। तो जरा फटाफट कर लेते हैं। तो फार्मूला बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है हम लोगों का L इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, L इंटू 180 अपॉन थीटा इंटू पाई, ये किसके बराबर होगा बेटा, ये हो जाएगा आर के बराबर। ये तो आर निकालनी है हम लोगों को। अभी क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर 118 फीट लेंगे इंटू 180, पाई को हम लोग 3.14 ले सकते हैं, और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा कितना लिखा बेटा 27 अपॉन 60। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जरा कैलकुलेट करिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये लगभग कितना आ रहा है 15,031। मैंने कैलकुलेट कर लिया है उसको, 15,031 फीट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो जरा देखो इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ जो नियरली बोल रहा था क्वेश्चन में, ऑप्शन सी अप्रोक्सीमेटली जो है वो किसके बराबर है, 15,000 फीट के बराबर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेमी सर्किल हैविंग द सेम रेडियस, देन द सेंट्रल एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। बेटा सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब हमें डिग्रीज में एंगल को बताना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर। तो जरा फटाफट इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जरा इसको इरेज कर दूं। तो आपसे कहा जा रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर। तो बच्चों आपको मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी सेक्टर जो है उसमें अगर मैं बात करूं उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, जरा देखिए यहाँ पर ये सेंटर है, ये आर है, ये आर है, ये एल है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि सर्टेन सेक्टर का जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा एल प्लस 2r। ये किसके बराबर है, सेम रेडियस के सेमी सर्किल की लेंथ ऑफ आर के बराबर है। तो सेमी सर्किल की लेंथ ऑफ आर कितनी होती है बेटा, आपको पता है कि 2 पाई आर होती है पूरे की, तो पाई आर हो जाएगी आधे की। ठीक है, एल बराबर क्या होता है आर थीटा, आर थीटा प्लस 2r हो गया पाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी, कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 रेडियन हो गया। लेकिन देखो हमें आंसर जो निकालना है वो आंसर निकालना है हम लोगों को डिग्रीज में, क्योंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम में पूछा जा रहा है। तो डिग्री में कितना हो जाएगा बेटा, तो क्या करना होगा कि इस वैल्यू को 180 अपॉन पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो डिग्री बनेगा। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लो, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की वैल्यू जो होती है वो 22.7 ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट कमेंट कर दे रहा हूँ। तो 22/7 माइनस 2 इंटू 180, 22 × 7, ये कितना आ जाएगा 22 माइनस 14/7 इंटू 180/22 × 7, कैंसिल हो गया। तो जरा फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कितना आ रहा है ये बेटा, ये लगभग वैल्यू जो आ रही है वो 65.5
454545 आ रही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया लगभग, ये बेटा वैल्यू हो गई लगभग 65.4545। तो अब इसमें आंसर जो क्या आ जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जरा उस पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेटा कहता है इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून बी 30 मिनट। एंगुलर डायमीटर का मतलब समझे ना, ये आपका मून है और ये इसके दोनों पॉइंट हैं, यहां से ये एंगल जो है 30 मिनट है। एंगुलर डायमीटर का मतलब यहां से मैं ऊपर जब देखूंगा तो ये 30 मिनट एंगल बन रहा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द आई शुड अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून विल बी। मतलब कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सिक्का ऐसा रख दिया जाए, तो वो सिक्का ऐसे रखा जाए कि ये मून को पूरा पूरा छिपा ले। ये आपने बचपन में खेल खेला होगा, एक आंख बंद करके एक सिक्का रखते थे सामने और कोई सामने की चीज छिपा देते थे। सेम टू सेम प्रॉब्लम यहाँ पर वैसे ही है, बड़े में आ गई है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये जो इसकी डायमीटर होगी और इसकी डायमीटर प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, तो इसकी डायमीटर कितनी हो गई, इसकी इसकी डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि ये एंगल जो डायमीटर इसके ऊपर बन रहा है, ये जो आपका कॉइन है, वो भी एंगल 30 मिनट का ही होगा। अब इसकी डायमीटर निकालने का मतलब, थोड़ी फिगर गंदी बनी हुई है, आप समझने की कोशिश करिएगा। जरा एक अच्छी फिगर बना दें जिससे आपको लगे कि कुछ बना हुआ है। ये आपका मून बन गया, ये आपका कॉइन बन गया, चलो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले से अच्छा बन गया है। बेटा ये तुम्हारा कॉइन है, ये मून है, इसका एंगुलर डायमीटर 3 मिनट दिया हुआ है, मतलब ये ऑब्जर्वर की आई पर 30 मिनट का एंगल बना रहा है। तो ये जो इसका डायमीटर बेटा होगा वो भी 30 मिनट एंगल ही बना रहा होगा। और बच्चों इसका डायमीटर कितना दिया था क्वेश्चन में, 2.2 दिया था। तो हमें इसकी कितनी डिस्टेंस पे रखना है, मतलब यही आर निकालना है। ये कितना हो जाएगा भाई, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली फार्मूला लगा दीजिए, एल बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180। एल कितना दिया हुआ है, एल तुम्हें निकालना है, नहीं एल 2.2 दिया है, पाई 22.7 लिख दे रहे हैं, रेडियस निकालनी है, थीटा है 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 30 अपॉन 60 इंटू 180। ठीक है, तो 2.2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 0.1 आ गया। और इसको चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, बेटा इसे सॉल्व करके आ जाएगा 252 सेंटीमीटर। तो फाइनली आंसर हमारा 252 सेंटीमीटर आ गया। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।